नमस्कार साथियों, आरकेपी स्टडी प्लस में आपका पुनः स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह किसी न किसी ईयर में पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो कि हाल फिलहाल में भी एग्जाम में आ चुके हैं और उसके बाद आने की प्रबल संभावना बनी हुई है। तो हम लोग चर्चा करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर है। ठीक है, और आप लोग आंसर दीजिए। और उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा के बाद में मार्गदर्शन दिया गया है, वह किसके संबंध में है। चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए बताइए इसमें। क्वेश्चन पहला है, देखिए, विशाखा का संबंध किस बात से है, यानी किस बात का मतलब किस सूट से है, यानी किस केस से है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो घरेलू हिंसा से संबंधित है, या आप बताएंगे कि बलात्कार और यौन हिंसा है, या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न है। अच्छा, अब इसमें एक चीज देख रहे हैं कि यौन यौन और या दुर्व्यापार, तो देखिए ये सब देख रहे हैं, तो इसमें आपका जो है सही जो अप्रॉक्स सबसे सही आंसर जो है वो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से है। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है, सी आंसर। अब देखिए ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के दो उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं, कौन से हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सीधा सा तात्पर्य है कि ऐसे संविधान में कौन से अनुच्छेद हैं जो न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को दर्शाते हैं। ऐसे वह कौन से दो आर्टिकल हैं, तो आप सभी लोग बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एनडीए में क्वेश्चन आ चुका है यह, तो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं। जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे, जल्दी से आंसर बताएंगे आप लोग। चलिए बताइए। इसमें कह रहा है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 446, अनुच्छेद 32 और 226। ठीक है, वहीं पर यह कह रहा है कि अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 143। तो आपको क्या लगता है, देखिए हम आपको बताना चाहेंगे जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट एक बार समझिए। देखिए जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू थोड़ा डार्क है, लाइट लेते हैं। देखिए जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहां से लिया गया है, तो आप बताएंगे यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी विधि को इस बेस पर चेक करना कि वह न्याय संगत है, तर्क संगत है या नहीं है, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, हालांकि यह कॉन्सेप्ट 1973 तक ही चला है। देखिए एक केस हुआ है 1973 में, केशवानंद वर्सेस केरल राज्य, केरल राज्य का मामला हुआ था। तो इस केस में जुडिशियल रिव्यू को कॉन्सेप्ट थोड़ा डाउन हुआ और इसको खत्म कर दिया गया जुडिशियल रिव्यू। यानी अब क्या कर सकता है कि न्यायिक, यानी आपका अगर हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, इस आधार पर किसी भी विधेयक को नकार सकते हैं या उस विधि को शून्य कर सकते हैं कि यदि वह हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। यानी अगर हम एक सीधी सी बात कहें कि बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर किसी भी विधि को शून्य किया जा सकता है। जैसे हमने आपको एक रील में बताया था एनजेएसी में हमने क्या बताया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन।
ठीक है, यही ना बताया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, इसमें क्या किया गया था सरकार के द्वारा, सरकार ने एक न्यायाधीश को चुनने के लिए एक ऐसा आयोग बनाया, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया, एक कमीशन बनाया जिससे न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का प्रावधान 2014 में बनाया गया था। लेकिन इसको अब जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से इसको नहीं हटाया गया, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट 1973 में खत्म कर दिया गया है। अब किस कॉन्सेप्ट पर इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो बेसिक स्ट्रक्चर के उल्लंघन के आधार पर इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इतनी बात अगर समझ में आती है तो हम आगे चलते हैं। देखिए, अब हम अपने क्वेश्चन पर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। तो देखिए, इसमें ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर। देखिए ऐसे अनुच्छेद 32 और 226, क्योंकि 32 में आप ध्यान रखेंगे, 32 आप दोनों चीजों को समझिए। देखिए एक बार अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, कौन सा था अनुच्छेद, एक बार देखेंगे, 226 अनुच्छेद। ठीक है, तो 226 दोनों को समझेंगे। देखिए इसमें बेसिक स्ट्रक्चर यानी फंडामेंटल राइट्स के सेफ्टी प्रोवाइड करा गया है। यानी अगर हम कहें कि संविधान मूल अधिकार का, यानी सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार का संरक्षक है, फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक है। इसी में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट दिया गया था, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया। वहीं पर ये तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसी में 5 प्रकार की रिटों का प्रावधान किया गया था, 5 प्रकार की रिटों का प्रावधान किया गया था। ये बात ध्यान रखेंगे, 5 प्रकार की रिटों का प्रावधान किया गया था इसी आर्टिकल में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को अंबेडकर ने आत्मा कहा है संविधान की। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। फिर उसके बाद ये है हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट की बात, ये है हाई कोर्ट की बात। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे, हाई कोर्ट को भी शक्ति है कि वह जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। तो इसलिए ये अनुच्छेद दोनों जो है इसके ऑप्शन सही था। तो आपको ये बात क्लियर हुई। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब आप लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आपका ये सही है, बाकी सभी गलत हैं। ठीक है, एकदम क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलिए बताइए, अब तीसरा क्वेश्चन बताइए आप लोग। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? जल्दी से बताएंगे कि क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। अभी हाल फिलहाल में बढ़ाया गया था 2020 के आसपास। देखिए आप ध्यान रखेंगे कि इसमें सही क्या ऑप्शन है। भारत का राष्ट्रपति, देखिए बताइए, देखिए भारत का राष्ट्रपति क्या बढ़ा सकता है? नहीं। फिर उसके बाद क्या संसद बढ़ा सकती है? क्या भारत का मुख्य न्यायाधीश बढ़ा सकता है? क्या विधि आयोग बढ़ा सकता है? ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब इसको समझिए थोड़ा कि बी कैसे सही है। एक बार समझिएगा कि संसद के पास ऐसी पावर है कि संसद क्या कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की यदि कमी है तो उनकी संख्या को बढ़ा सकती है, उसकी पावर को बढ़ा सकती है। हालांकि पावर को घटाने का अधिकार नहीं है संसद के पास, लेकिन पावर को बढ़ाने का, इंक्रीज करने का पावर है इसके पास। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, संसद के पास ये शक्तियां प्रोवाइड कराई गई हैं हमारे संविधान के तहत। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब एक चीज ध्यान रखेंगे कि अब वर्तमान में क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? तो आप ध्यान रखेंगे कि 33+1, तो ये ध्यान रखेंगे कि इतने न्यायाधीश वर्तमान में हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो इस तरीके से आपको ये बात पता चली। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, मतलब किसको पत्र लिखकर? तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस 2014 में। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन यूपी पीसीएस में नहीं और भी एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो आप बताइए जल्दी से इसमें सही क्या आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, किसको? मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर, वो भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश यानी सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश को। ये तो बहुत एप्रोप्रिएट आंसर ही नहीं है, ये तो गलत हो गया आपका। मुख्य न्यायाधीश
और एक हाईकोर्ट का न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश को, ये बहुत अच्छा एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। और यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है, तो वो स्वयं की बात कर रहा है। अब राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को, तो प्रधानमंत्री को भी नहीं, विधि मंत्री को भी नहीं, राष्ट्रपति को, ये बिल्कुल दिस इज द राइट आंसर। अब देखिए इसमें एकदम क्लियर जो आंसर है वो बी है, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो ये बात एकदम क्लियर हुई, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। वहीं पर राष्ट्रपति ही क्या करता है, राष्ट्रपति ही न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान भी, मतलब नियुक्ति भी करता है। हालांकि वर्तमान का सिस्टम जो है वो कोलेजियम पर आधारित है, कोलेजियम पर आधारित है। कोलेजियम क्या होता है हम आपको बताते हैं। इसमें एक बेंच बनती है, ऐसे समझ लीजिए। इसमें एक सीजेआई होता है, सीजेआई, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक एक होता है उसमें सीजेआई और 2 सीनियर मोस्ट जजेस। अब यह रिकमेंडेशन देते हैं एक पत्र के माध्यम से राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उन्हीं में से अब चुन सकता है। ऐसा प्रावधान वर्तमान में है। पहले यह प्रावधान वरिष्ठता के आधार पर था, जो वरिष्ठ होगा उसी को राष्ट्रपति चुनेगा। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी के समय से कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ी और फिर फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के आसपास कोलेजियम व्यवस्था को लागू कर दिया। तो तब से कोलेजियम व्यवस्था चल रही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये बात क्लियर हुई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं। आधारभूत स्वरूप सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले के दौरान निरूपित किया गया? अब ये क्वेश्चन हम अभी ये चर्चा कर चुके हैं हम आपसे हैं, तो आप लोग बताइए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए एनडीए वगैरह में, एनडीए जो है कंडक्ट कराता है एग्जाम, यूपीएससी, यूपीएससी कंडक्ट कराता है एनडीए के एग्जाम को, सीडीएस के एग्जाम्स को। तो ये बात ध्यान रखिए, अच्छे क्वेश्चन होते हैं ऐसे। तो गोलकनाथ का मामला बिल्कुल नहीं, गलत। मेनका गांधी मामला बिल्कुल नहीं, ठीक। मेनका गांधी का मामला स्वतंत्रता से रिलेटेड है। वहीं पर केशवानंद भारती मामला बिल्कुल सही, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। यही आंसर, ये केस है लगभग 1973 का, 1973 का केस है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसी में बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा का विकास हुआ था और बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर किसी भी विधि को शून्य किया जा सकता था, किया जा सकता है वर्तमान में भी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। वहीं पर जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से नहीं, यानी न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का व्यवस्था यहीं से खत्म हो गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये बात एकदम क्लियर हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6 देखेंगे। भारत में हाल ही में प्रारंभ किए गए न्यायालयों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए हाल ही में भारत ने प्रारंभ किए गए न्यायालयों के बारे में निम्नलिखित विचारों पर चर्चा कीजिए। कौन सा पॉइंट चाहिए? देखिए ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वादों की सुनवाई हम सुनकर बनाएंगे। ठीक है, ये एक्चुअली कोविड के बाद का क्वेश्चन है, क्योंकि कोविड के बाद क्या हुआ कि कोर्ट्स वगैरह को, क्योंकि केसेस की डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है और उसमें आ गया कोविड। तो कोविड के कारण क्या हुआ? कोविड के कारण केसेस की डिपेंडेंसी और बढ़ी, और मान लीजिए उन केसेस को सुनाना कठिन हो गया, तो इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केसेस को जो है सॉल्व किया गया। तो अब ये चीज देखेंगे, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वादों की सुनवाई सुनकर बनाए गए, बिल्कुल बात सही है। ये ई न्यायालयों के बारे में बिल्कुल सही है ये पॉइंट। वे इन्हीं प्रक्रियाओं का अनुसरण करेंगे जो किसी खुले न्यायालय में अपीलों की सुनवाई। ठीक है, तो ये भी पॉइंट सही है, इसमें गलत नहीं है ये। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा 1 और 2 होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अच्छा अब थोड़ा हम और आपको बता देते हैं कि न्यायालयों के बारे में हाल फिलहाल करंट से इसको जोड़ के हम समझाते हैं आपको। तो करंट से इसमें क्या जोड़ेंगे, देखते हैं, समझते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए, अभी हाल फिलहाल में देखिए आपको ये पता है कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचों को बनाने की बहुत समय से मांग चल रही है। अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार ने रीजनल बेंचों को बनाने की डिमांड को स्वीकार कर लिया है। अब देखिए, अब इनकी 4 ब्रांचेस, देखिए एक तो ब्रांचेस आपकी जो है ये देखिए इस तरीके से, एक ये होगी और एक ये होगी, ये एक ये होगी, एक ये होगी और एक ये होगी। इस तरीके से 4-5 बेंचेस जो है बनाई जाएगी, मतलब ब्रांचेस। ठीक है,
बनाई जाएंगी। तो इस तरीके से ये 4-5 बेंचेस बनाए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। यानी अब देखिए होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट तो है दिल्ली में, अब कोई व्यक्ति, अब ये स्ट्रक्चर ऐसे कैसे बना है, क्योंकि इसी प्रकार से भारत है। जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से भारत मान लीजिए, सपोज दैट ये, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट इस तरीके से थोड़ा कुछ एक स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे, ठीक है, मान लीजिए ये सपोज दैट है। अब इसमें देखिए जैसे अब यहाँ पर है, पता चला जो है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ का व्यक्ति अगर न्याय पाना चाहता है तो उसके लिए डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए क्या करा जाएगा, यहाँ पर एक बना दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट। इसके डिसीजन वही होंगे जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट होगा, वही डिसीजन माने जाएंगे। ये एक मतलब जो है बहुत अच्छी पहल है, ठीक है, तो ये गुड पहल है, बहुत अच्छी है। चलिए अब देखते हैं किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त है। जल्दी से बताइए आप लोग, बताइए जल्दी से, इसमें क्या सही होगा आंसर, आंसर बताइए जल्दी से, सभी स्टूडेंट बताएंगे। चलिए देखिए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, इसमें सही होगा ये। इनमें पहली मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ, लीला सेठ, ये आपको याद रखना है, बस ये पॉइंट और इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए पहली महिला कोई मुख्य न्यायाधीश बनी है तो वो हिमाचल प्रदेश में बनी है सबसे पहले, और उनका नाम था लीला सेठ। तो आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है, तो ये इसलिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है, ये सब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। चलिए अब आगे देखते हैं, 8वां, केरल उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है, बताइए कहाँ, एर्नाकुलम में, कोट्टम में, तिरुवनंतपुरम में, कोल्लम में, जल्दी से बताएंगे। केरल उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है, मतलब इसी खंडपीठ होती है, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं लखनऊ में, यानी उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट अवस्थित है इलाहाबाद में, उसकी खंडपीठ लखनऊ में अवस्थित है। तो इसी प्रकार से आप बताएंगे इसमें, बताइए जल्दी से इसमें क्या सही होगा। तो देखिए इसमें जो सही होगा वो एर्नाकुलम होगा, एर्नाकुलम, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, ये तो क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, भारत की संसद के पास है, ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए कम से कम, तो बताइए इसमें देखिए, इसमें भी ऑप्शन जो है आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 5 मिनिमम बेंच होनी चाहिए। बेंच का मतलब होता है कि कितने मुख्य मतलब जो है न्यायाधीश मिलकर जो है क्या कर सकते हैं कि संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें 5 लोगों की 5 जजेस होते हैं, वही पूरी जजेस 5 जजों की जो बेंच होती है वही बेंच कहलाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त होने की उम्र सीमा क्या है, सेवानिवृत्त होने की उम्र सीमा क्या है, तो आप देखिए 65 वर्ष, 65 वर्ष सेवानिवृत्त की सीमा है, यानी रिटायरमेंट होने की सीमा। तो आप ध्यान रखेंगे, और रिटायरमेंट से पहले भी त्याग पत्र के माध्यम से दे सकते हैं, त्याग पत्र जो है आपको बता ही चुके, राष्ट्रपति को त्याग पत्र दिया जाएगा एक पत्र के माध्यम से, तो ये बात पता चली। बाकी इन पर अभियोग भी चलाया जा सकता है, महाभियोग भी चलाया जा सकता है, इसको हालांकि महाभियोग नहीं कहते हैं, अभियोग कहते हैं। अभियोग कैसे चलाया जा सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी सदन जो है अभियोग लगाना चाहे तो वहां पर उसको पारित करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो है दूसरे सदन में भी पारित करना पड़ेगा, और दूसरा सदन जो पारित करेगा तो वो जांच भी कराएगा पहले, फिर उसके बाद जो है, तो ये सब जो है प्रक्रिया होती है। ये हमने आपको जो पिछली लेक्चर पढ़ाई है तो उसमें हमने समझाया भी है आपको, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं उस लेक्चर में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, जल्दी से बताएंगे इसमें क्या सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, ठीक है, कार्यवाहक, बताइए जल्दी से, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधि मंत्री, जल्दी से बताएंगे इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। तो इसमें राष्ट्रपति ही करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति ही करेगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब हम पहले ही बता चुके कि राष्ट्रपति ही इनकी जो है सबकी नियुक्ति करता है, तो आप इस टाइप के हो चाहे कार्यवाहक हो, तब भी जो है, निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय
के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है, मतलब 2 पदों को, एक तो न्यायाधीश रहे और दूसरे से लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए आपके जो है ऑप्शन जो दिए गए हैं, एम हिदायतुल्लाह, के डी हेगले, सुब्बा राव, पी एन भगवती। अब इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है, जल्दी से आप लोग बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो आप सभी लोग बताएंगे। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो सुब्बा राव होगा। ठीक है, ये वन लाइनर टाइप के कुछ क्वेश्चन है जिनको जल्दी से हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत की समेकित निधि यानी संचित निधि से। ठीक है, भारत की, देखिए अब क्या क्वेश्चन कर रहा है, उच्च न्यायालय, यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत की समेकित निधि से। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं उनको भारत की संचित निधि, जो 266 आर्टिकल में है, संचित निधि से दिया जाता है। वहीं पर राज्य की संचित समेकित निधि, ठीक है, इसमें जो है ये हाई कोर्ट वाला, ये ऑप्शन सही होगा जहां तक। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग भारत की आकस्मिक निधि से, ये भी नहीं, ये राज्य की आकस्मिक निधि, ये भी नहीं, इमरजेंसी फंड से नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे राज्य की समेकित यानी संचित निधि से, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, राज्य से संबंधित जितने भी प्रमुख होते हैं पद, तो उनका वेतन जो है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। क्वेश्चन देखिए पूछा तो गया है आईएएस 2003 में, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि सबसे पुराना हाईकोर्ट अगर कहें तो कलकत्ता हाईकोर्ट है। कलकत्ता हाईकोर्ट अगर क्वेश्चन पूछ दिए कि सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है, तो आप बताएंगे कलकत्ता हाईकोर्ट सबसे पुराना हाईकोर्ट है। अच्छा, इसी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है अंडमान निकोबार। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडमान निकोबार। तो कलकत्ता न्यायाधीश, कलकत्ता हाईकोर्ट, ठीक है, तो उसी के क्षेत्राधिकार में आता है। तो इसमें ऑप्शन इज द राइट आंसर बी। चलिए 16 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बचाव की प्राचीर कहा जाता है। अब इसमें बताइए, देखिए ये रिटे हैं जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रोवाइड कराई गई हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से बताइए कौन सी किसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, तो बताइए इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यानी स्वयं के लिए ऐसी कौन सी रिट है। देखिए इसमें 2 रिटें जो है वो न्यायालयों के लिए है, दो आपकी नेता नगरी वाले यानी प्रशासक या नेता नगरी वालों के लिए है, वहीं पर एक आम जनता के लिए भी है। तो इस तरीके से इसमें बताइए, वही क्वेश्चन पूछ रहा है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा, इसमें सही आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। किस केंद्र शासित प्रदेश का, देखिए ये सब इनका अपना उच्च न्यायालय नहीं है, इसका अपना उच्च न्यायालय है दिल्ली का। दिल्ली का अपना पटियाला हाउस है, उसका अपना उच्च न्यायालय है, और वहीं पर भारत का सुप्रीम कोर्ट भी है, अवस्थित है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की गई थी। तो संसद के अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। अब आप लोग सभी लोग जल्दी से आंसर बताइए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे समझ लीजिए। तो इसको जल्दी से बताइए आप लोग क्या होगा इसमें सही आंसर, जल्दी से बताएंगे। देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की गई, तो आप ध्यान रखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए एक चीज और याद रखेंगे कि एक तो 1935 का अधिनियम और 1928 की नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट, ये दोनों आपको याद रखना है। इससे लगभग 2/3 संविधान हमारा बना है, इससे 2/3 प्रावधान हमारे संविधान में ग्रहण किए गए। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए है। ठीक है, चलिए ये बात पता चली। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन किन को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया समान है। तो अब आप जल्दी से बताइए इसमें किन किन को हटाने की प्रक्रिया समान है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्याय निर्वाचन आयुक्त, तो भारत का राष्ट्रपति। जल्दी से बताइए इसमें क्या सही होगा आंसर, बताइए जल्दी से। इसमें देखिए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये सेम है। अच्छा, ये जो है इसकी प्रक्रिया अलग है,
तो ये इसमें देखिए सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज दी ए। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा बिल्कुल, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। हटाए जाने की प्रक्रिया वैसे जो है जो राष्ट्रपति की है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में लगाई जा सकती है, वो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है। और यदि लोकसभा में लगाई गई है तो लोकसभा पहले पारित करेगा, फिर उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, तो ये सब प्रक्रिया होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्क्रीन पर है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, तो ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही बात है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है, बिल्कुल सही बात है, ये भी पॉइंट सही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है, उपरोक्त कथनों में से सही है। तो देखिए इसमें देखिए 1 2 3 तीनों सही है, क्योंकि इसमें तीनों सही है, ठीक है। 25 न्यायालय है, तो ये बात एकदम क्लियर होती है। इसी प्रकार से ये ऑप्शन इसका जो है सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समापन करते हैं और अगली क्लास में जल्द ही मिलते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।